हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का। आज का लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था ना, चैप्टर नंबर 4, उसमें हमने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स किया था। बट यहां पर रिडम्पशन ऑफ शेयर्स है। शेयर्स में भी कौन से शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता है, रीपेमेंट नहीं होता है। अगर होगा तो समझो कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, लिक्विडेशन हो गया, खत्म हो गई कंपनी। बट प्रेफरेंस शेयर्स को हम रीपे कर सकते हैं, वो भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप्स हम पढ़ते हैं, तो वहां पर रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका हम रिडम्पशन कर सकते हैं, यानी कि उन प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को हम रीपेमेंट कर सकते हैं एक टाइम पीरियड के बाद में। बट जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका कभी रिडम्पशन नहीं होता है। वो फिर इक्विटी शेयर्स की तरह ही होते हैं कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी खत्म होगी, तब सारी एसेट बेच करके जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है या फिर इक्विटी शेयर्स है उनको रीपेमेंट किया जाता है। बट जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है उनका रिडम्पशन, उनका रीपेमेंट हो सकता है और उनको एक टाइम पीरियड के बाद में हम रीपे कर देते हैं और उनसे जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उसको लेकर के कैंसिल कर देते हैं। ओके जी, तो आइए चैप्टर को समझते हैं, इसके कुछ कंडीशंस को देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग की तरफ। जैसा कि मैंने आपको मीनिंग बताया रिडम्पशन का, आपको बताइए कि भाई ये जैसे कंपनी है और ये है इसके प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी ने जब शेयर्स इशू किए होंगे तो कंपनी ने क्या किया होगा कि भाई इनको शेयर्स दिए होंगे, ये शेयर्स गए इशू, शेयर किनके पास गए? इनके पास, तो ये बन गए शेयर होल्डर। और इन्होंने जो पेमेंट किया वो किसके पास आ गया? कंपनी के पास में। तो कंपनी के पास में क्या आ गई? शेयर कैपिटल, पैसा आ गया। ये बोलते हैं शेयर इशू करना। लेकिन रिडम्पशन के केस में क्या होगा? रीपेमेंट होगा। रीपेमेंट का मतलब यहां पर क्या है? रीपेमेंट का मतलब है कि यहां पर कंपनी क्या करेगी, ये जो शेयर्स है जो ये इशू किए थे, इन शेयर्स को वापस ले लेगी अपने पास और ये जो शेयर कैपिटल है, जो पैसा आया था, इसको लौटा देगी। इसको बोलते हैं रीपेमेंट। तो मैं यहां पर यही समझा रहा हूं मीनिंग ऑफ रिडम्पशन के अंदर। टू रिडीम मींस रीपे। रिडीम का मतलब क्या है? रीपे कर दो। जो आपने पैसा लिया था शेयर होल्डर से, उन पैसे को वापस पे कर दो शेयर होल्डर को, और उनके पास जो शेयर्स पड़े हैं उनको अपने पास लेकर के कैंसिल कर दो। Therefore, redemption of preference shares मतलब रीपेमेंट और रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके जी, की अंडरस्टैंडिंग देखें तो कंपनी रिटर्न कर लेती है कैपिटल किनको? शेयर होल्डर को। उनका पैसा उनको वापस दे देती है और उनसे प्रेफरेंस शेयर्स लेकर के कैंसिल कर देती है। प्रेफरेंस शेयर्स आर कैंसिल्ड उसके बाद, एंड शेयर होल्डर एग्जिट, और शेयर होल्डर फिर कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहते। तो क्या सर इससे कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस नहीं होगी? क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट देखें कंपनी की, तो उसमें जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, अगर आपने बैलेंस शीट अच्छे से देख रखी है कंपनीज की, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जो शेयर होल्डर फंड होता है उसमें 3 हेड होते हैं: शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, एक और होता है। लेकिन जो शेयर कैपिटल वाला है उसमें फोकस कीजिए। जो शेयर कैपिटल है क्या वो रिड्यूस होगी? क्या शेयर होल्डर फंड रिड्यूस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम रीपेमेंट करेंगे ना, तो उसके लिए एक रिजर्व बनाते हैं जिसको सीआरआर बोलते हैं, वो वहां आ जाता है। और या फिर नए शेयर्स इशू करते हैं मार्केट में, उससे जो पैसा आता है उससे रिडम्पशन करते हैं। तो शेयर कैपिटल कभी भी रिड्यूस नहीं होगी। ओके जी, रीपेमेंट हो जाएगा, शेयर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर हम लीगल प्रोविजंस देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर बनाते टाइम अगर थ्योरी डालती है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अभी तक जितने भी चैप्टर्स करवाए मैंने उसमें, वो है लीगल प्रोविजंस अंडर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और इसको इस तरीके से पूछा जाता है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जो कंडीशंस हैं अंडर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो सेक्शन नंबर 55 जो है, इसके अंदर जो कंडीशंस दे रखी है कि आपको अगर प्रेफरेंस शेयर को उनका पैसा लौटाना है, उनको रीपेमेंट करना है, उनकी शेयर कैपिटल उनको रिटर्न करनी है, और इसी को रिडेम्पशन बोलते हैं, तो आपको ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी जो सेक्शन नंबर 55 में दे रखी है।
इसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है, ओनली फुली पेड शेयर कैन बी रिडीम। केवल और केवल जो फुली पेड शेयर्स होते हैं वो रिडीम होते हैं। अब फुली पेड का मतलब आप जानते होंगे, फर्स्ट चैप्टर हमने कर रखा है, इशू ऑफ शेयर्स। फुली पेड का मतलब जैसे 10 रुपए का शेयर है, तो आपने शेयर होल्डर से पूरे 10 रुपए मंगा लिए हो, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए और कॉल्स पे 3 रुपए, तो 10 रुपए पूरे मंगा लिए, तो फुली पेड हो गया। बट अगर फुली पेड नहीं है, मान लेते हैं आपने एप्लीकेशन के 3 रुपए मंगा लिए, अलॉटमेंट के 4 रुपए मंगा लिए, 7 मंगा लिए, कॉल बाकी, तो फुली पेड नहीं है, फिर उनका रिडम्पशन नहीं हो सकता, पहले वो फाइनल कॉल के पैसे भी मंगवा ले। जब पूरे पैसे कंपनी के पास में जो नॉमिनल वैल्यू होती है उतने पैसे आ गए हो, उसके बाद ही कंपनी रिडम्पशन कर सकती है, रीपेमेंट कर सकती है। पार्टली पेड शेयर्स, पार्टली पेड शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम, देयर मस्ट बी फर्स्ट मेड फुली पेड। अगर फाइनल कॉल वगैरह है तो उसको मंगवा लो, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, बहुत इजी है, भी फुली पेड शेयर होने चाहिए। सेकंड है रिडम्पशन ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक सोर्सेस। रिडम्पशन केवल स्पेसिफिक सोर्सेज से ही हो सकता है। क्या मतलब सर, समझे नहीं, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये कह रहा है कि आपको रिडम्पशन करना है, यानी कि रीपेमेंट करना है ना, किनको करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं और एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने रुपए हो गए, 10 लाख रुपए हो गए। तो 10 लाख रुपए आपको लौटाने पड़ेंगे ना प्रेफरेंस शेयर्स को, तो वो 10 लाख रुपए कहां से लेके आओगे? तो आप बोलोगे जब सर शेयर इशू किए थे, मान लेते 20 साल पहले, तब कंपनी के पास 10 लाख रुपए आए थे, तो कंपनी लेके थोड़ी बैठी है। शेयर इशू जब किए थे तब शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया था कंपनी को, आज से 10-20 साल पहले, तो कंपनी वो पैसे लेके थोड़ी बैठी है। कंपनी तो वो उसी समय इन्वेस्ट कर दिए, जिस पर्पज के लिए फंड रेज किया था उस पर्पज के लिए उसको यूज कर दिया हो गया। फैक्ट्री खोल ली होगी, मशीन खरीद ली होगी, वो तो पैसा खर्च हो गया। अब वापस जब रीपेमेंट करेंगे तो कहां से आएगा? तो वो पैसा कहां से आएगा, वो यहां बता रहा है कि स्पेसिफिक सोर्सेज से आएगा। वो स्पेसिफिक सोर्सेज है आपके पास दो। एक है डिविजिबल प्रॉफिट, कंपनी के पास में जो फ्री रिजर्व पड़े हैं, जैसे जनरल रिजर्व पड़ा है, पीएनएल पड़ा है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व पड़ा है, जो रेवेन्यू रिजर्व पड़े हैं कंपनी के पास में, जो फ्री रिजर्व पड़े हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो रिजर्व पड़े हैं, यानी कि कंपनी का वो प्रॉफिट जो कंपनी ने शेयर होल्डर में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करके रिटेन कर लिया था वापस, उन रिजर्व का यूज करके आप इनको रीपेमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए आप अगर डिविजिबल प्रॉफिट्स का यूज करोगे, यानी कि जनरल रिजर्व, पीएनएल, इनका यूज करोगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो इनमें से पैसा निकाल के आपको सीआरआर में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिर आप 10 लाख रुपए पे कर दोगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप फ्रेश इशू शेयर कर सकते हो और उससे जो पैसा आएगा उससे 10 लाख रुपए दे सकते हो। मैं समझाता हूं। कंपनी ने क्या किया, आपको 10 लाख रुपए देने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कंपनी ने क्या किया, मार्केट में न्यू शेयर इशू कर दिए। मान लेते हैं न्यू इक्विटी शेयर इशू कर दिए। कितने नए नए शेयर इशू कर दिए? फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 शेयर इशू कर दिए और एक शेयर है 100 रुपए का, तो कंपनी के पास में कितने आ गए, 10 लाख रुपए आ गए। अब इन 10 लाख रुपए का यूज कंपनी यहां पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको रीपेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। तो नए शेयर मार्केट में इशू किए, वहां से जो पैसा आया उससे रीपेमेंट कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसको बोलते हैं फ्रेश इशू शेयर्स। तो दो तरीके हैं। इसके अलावा थर्ड तरीका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब आपको 10 लाख रुपए देने हैं ना टोटल, हाँ, आपने क्या किया, 6 लाख रुपए रिजर्व से निकाल दिए और 4 लाख रुपए के नए शेयर मार्केट में इशू करके वहां से जो पैसा आया उससे आपने, समझ गए ना, मैं टुकड़ों में आधा ये, आधा डिविजिबल प्रॉफिट यूज कर लिया और कुछ नए शेयर इशू कर दिए, आधा सीआरआर बना दिया और आधा नए शेयर इशू कर दिए। नए शेयर इशू करके जब रिडम्पशन करते हैं ना, तो इसमें आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 लाख में से 6 लाख का सीआरआर बना दिया और 4 लाख रुपए नए शेयर इशू करके जो आ गए उससे आपने रिडम्पशन कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो गया। तो टोटल दो कंडीशन मैंने समझा दी, फुली पेड शेयर होने चाहिए और रिडम्पशन जो है स्पेसिफिक सोर्सेज से होना चाहिए। नेक्स्ट है ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड। मैंने पहले बताया जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उनका ही आप रीपेमेंट कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है उनका रिडम्पशन नहीं हो सकता। इसके अलावा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लिखना जरूर, ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल, एओए के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये लिखा होना चाहिए। कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मैंने बताया था, एक एओए और एक एमओए। तो जो एओए है उसके अंदर लिखा होना चाहिए कि कंपनी जो है अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकती है, तभी कर सकती है।
पीरियड क्या है, पीरियड क्या है रीपेमेंट का? देखो, अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा उठाया है तो 20 साल के अंदर अंदर आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, इससे ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते। यानी कि अगर आपने आज प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आपको रिडम्पशन कर देना है। 20 साल से ज्यादा लेट नहीं कर सकते आप। ये नॉर्मल कंपनीज के लिए। लेकिन अगर आपकी कंपनी है, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आपकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो फिर ये टाइम पीरियड बढ़ा के 30 साल किया हुआ है। लेकिन इसमें यह है कि 20 साल के बाद में आगे के जो 10 साल है वहां पर आपको हर साल 10% जो है वो रिडम्पशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन जो है आपकी वो स्पेसिफिक रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड। बिल्कुल, आपको ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी कि 75% से प्लस वोट एजीएम के अंदर शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर वोट करे इस फेवर में कि हाँ भाई प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर दो, तभी रिडम्पशन होगा। नो डिफॉल्ट कंडीशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। किस तरीके का? 2 तरीके का। डिविडेंड पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए और प्रीवियस जो रिडम्पशन किया था उसमें भी कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। ये 7 कंडीशंस जो सेक्शन नंबर 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है, अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप फिर रिडम्पशन कर सकते हैं। रिडम्पशन के सोर्सेज मैंने आपको टोटल 2 बताए थे और मेथड 3 हो जाते हैं। पहला बताया था डिविजिबल प्रॉफिट से, दूसरा बताया था फ्रेश इशू शेयर करके, और तीसरा उन दोनों का कॉम्बिनेशन था। आइए उनको समझते हैं। मैंने बताया था आपको, अगर डिविजिबल प्रॉफिट्स का यूज करके, इस सोर्स का यूज करके आप रिडम्पशन करते हैं, जैसा कि हमने डिबेंचर का भी किया था, तो डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो उसका मतलब क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट रखा हुआ था, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो कंपनी ने रिटेन कर लिया। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है ये आपको कहां कहां मिलता है, कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है? तो ये आपके इन रिजर्व के अंदर जो भी पैसा पड़ा होता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, और उनका यूज करके आप रिडम्पशन कर सकते हो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। बट ये जो सोर्सेज आप यूज करोगे ना, तो इसमें आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो सीआरआर बनाने के लिए कौन कौन से डिविजिबल प्रॉफिट का आप यूज कर सकते हो ताकि आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सको? तो इसके अंदर पीएनएल आ गया, आपका जनरल रिजर्व आ गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आ गया, रिजर्व फंड आ गया, इंश्योरेंस फंड आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ गया अगर आपके पास में कोई एक्सेस पड़ा है तो, कॉन्टीजेंसी रिजर्व आ गया अगर एक्सेस पोर्शन है तो, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी आप यूज कर सकते हो। किन चीजों का यूज नहीं कर सकते डिविजिबल प्रॉफिट में सीआरआर बनाने में? तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का यूज नहीं कर सकते, जिसको आप कैपिटल प्रॉफिट बोलते हो, और नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, उनका भी आप यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं हम नेक्स्ट, रिडम्पशन फ्रॉम फ्रेश इशू। अगर आप फ्रेश इशू यानी कि मार्केट में शेयर इशू करो, उससे जो पैसा आएगा उससे आप रीपेमेंट करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ओनली नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इशू, है ना? जितना नॉमिनल वैल्यू है, यानी जैसे आपको 10 लाख रुपए देने हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो 10 लाख रुपए के नए शेयर इशू करोगे आप। ओके जी। इवन इफ इशूड एट अ प्रीमियम ओनली फेस वैल्यू काउंट, अगर आप प्रीमियम पे भी इशू कर रहे हो तो भी फेस वैल्यू काउंट होगी। प्रीमियम पे अगर जो आप इशू कर रहे हो वो प्रीमियम का यूज अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो उसमें आप कर सकते हो, वो मैं आप न्यूमेरिकल जब आपको समझाऊंगा तब समझा दूंगा। डिविजिबल प्रॉफिट के जब हम यूज करते हैं ना, तो मैंने बोला था सीआरआर बनता है। अब ये सीआरआर है क्या? सीआरआर का मतलब यहां पर है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। व्हेन रिडम्पशन इज डन फ्रॉम प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। जब रिडम्पशन आप डिविजिबल प्रॉफिट से करते हो तो सीआरआर बनाना पड़ेगा। जब आप रिडम्पशन फ्रेश शेयर इशू करके करते हो तो आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू मस्ट बी ट्रांसफर टू सीआरआर। 10 लाख रुपए रीपेमेंट करने हैं तो 10 लाख का सीआरआर बनेगा, 6 लाख रीपेमेंट करने हैं तो 6 लाख का बनेगा। ओनली नॉमिनल या फेस वैल्यू का सीआरआर बनता है। प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो तो उसकी व्यवस्था आपको अलग से करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। सीआरआर रिक्वायर्ड ओनली फॉर प्रॉफिट पोर्शन, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट का जो यूज कर रहे हो उसके लिए ही आपको ही सीआरआर बनाना है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश इशू पोर्शन। अगर नए शेयर इशू करके रिडम्पशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो करके बताऊंगा, उससे आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके इस चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट।
थोड़े दिन तक क्लास नहीं आई थी, आपको पता ही है कि मेरे फैमिली के अंदर जो ताऊ जी है उनकी डेथ हुई हुई थी, तो उस वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा था, बिजी भी चल रहा था। अब वहाँ पर जो उनका 12वां है वो हो चुका है, तो अब आई होप मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस रेगुलर चले यूट्यूब पे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।